नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश प्रताप सिंह। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 8 विषय विज्ञान की इकाई 1 जिसका नाम है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, इस पाठ में हमको कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। तो वो बिंदु क्या क्या हैं, देखिए। हमको इस पाठ में संचार ये पढ़ना है कि संचार में क्या नवीनतम तकनीकी आई है, कौन सी नई टेक्नोलॉजी संचार में आई है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या टेक्नोलॉजी आई है, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव हुए हैं, या कौन सी टेक्नोलॉजी आई है चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि, परिवहन, उद्योग, विनिर्माण, ऊर्जा, व्यापार एवं वाणिज्य, शिक्षा में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा ई गवर्नेंस के क्षेत्र में। ठीक, इन सब क्षेत्रों में विज्ञान की वजह से जो बदलाव हुए हैं वो क्या क्या हुए हैं। ठीक, ये सब पढ़ना है हमको इसमें। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें पहला पॉइंट लिखा है संचार। संचार के क्षेत्र में, यानी संचार के क्षेत्र में तकनीकी ने क्या क्या बदलाव किए हैं। तो संचार के क्षेत्र में देखिए, पहले संचार क्या होता था। संचार में पहले हम चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी बहुत पहले के समय की बात करें तो चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी एक दूत होता था या एक इंसान होता था जो चिट्ठी को लेके जाता था और जिसके पास पहुंचाना होता था वहां पहुंचा देता था। फिर कुछ समय बीता तो उसके बाद डाक व्यवस्था आई, जिसमें क्या करते थे, हम चिट्ठी लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में जो डाकघर होता था वहाँ पे पता लिख के डाल देते थे, तो जिसके यहाँ जाना होता था, जिसका पता लिखा होता था, उसके यहाँ पहुँच जाता था। ठीक, लेकिन अब आज के समय में क्या है, आज के समय में संचार व्यवस्था बहुत तेज हो गई है। चाहे देश दुनिया की खबर के बारे में हो, चाहे हमें कोई संदेश किसी आधे इंसान को भेजना हो, तो ये जो तरीके हो गए हैं संचार के, आज बहुत तीव्र हो गए हैं। ठीक, बहुत ही फास्ट हो चुके हैं। अब देखिए, इसमें प्रगति में क्या क्या चीज़ें आई हैं ये देखते हैं। देखिए, अब इसमें संचार के क्षेत्र में टेलीफोन, टेलीविज़न, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा या ईमेल और इंटरनेट का प्रयोग जनसंचार के क्षेत्र में क्रांति के रूप में आए। इतनी चीज़ें आज हम इस्तेमाल करते हैं। टेलीविज़न पे हम सारे सीरियल देखते हैं, मूवी देखते हैं, समाचार देख लेते हैं, देश दुनिया की सारी खबर हमको टीवी पे मिल जाती है। टेलीफोन से हम यहाँ बैठे-बैठे, एक जगह पे बैठे-बैठे हम बहुत दूर के क्षेत्रों में मोबाइल से बात कर लेते हैं। जैसे अमेरिका हो गया और कई भी विदेशी देश हो गए जो यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ से बैठे-बैठे वहाँ बात कर लेते हैं। ठीक, ये टेलीफ़ोन की देन हो गई। कंप्यूटर कंप्यूटर का तो बहुत से क्षेत्रों में इस्तेमाल होता है। देखते ही होंगे, स्कूलों में इस्तेमाल होता है, रेलवे में इस्तेमाल होता है। और देखिए तो साइबर कैफ़े जो दुकानें होती हैं वहाँ भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अब कंप्यूटर के इस्तेमाल से हम ईमेल भेजते हैं, मोबाइल से भी हम ईमेल भेज लेते हैं। ईमेल क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी हम कोई भी संदेश इसमें लिख के तुरंत का तुरंत भेज सकते हैं, सेकंडों नहीं लगते। एक 1 से 2 सेकंड के अंदर ही, इतना भी समय नहीं लगता। आप यहाँ से ईमेल सेंड करेंगे, वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक, तो ये सब संचार के क्षेत्र में क्रांति हुई है। आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे एक मुख्य बिंदु देखिए, कम कंप्यूटर के आविष्कार के बाद संचार के क्षेत्र में नीति नए आयाम स्थापित हो रहे हैं। सूचना तकनीकी का प्रयोग कर भारतीय डाक विभाग ने वर्ष 2001 में नवीन डाक सेवा प्रारंभ की, जिसे ई पोस्ट का नाम दिया गया। ठीक, 20वीं शताब्दी में संचार के क्षेत्र में मोबाइल फ़ोन जुड़ गया। मोबाइल फ़ोन तकनीक अत्यंत प्रभावशाली होकर उपग्रह के माध्यम से मानव के साथ जुड़ गया।
अब देखिए, यही मोबाइल फ़ोन तो हम यूज़ ही करते थे, हमको पता ही है। आज के समय में टेक्नोलॉजी, मोबाइल फ़ोन की टेक्नोलॉजी और फ़ास्ट हो गई है पहले की अपेक्षा। पहले इंटरनेट जो चलता था वो बहुत धीमे चलता था, आज इंटरनेट की स्पीड बहुत तेज़ हो गई है। अब ये स्पीड तेज़ हुई है, इसमें इसको तेज़ करने की टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या हुई है? देखिए, 21वीं शताब्दी में यह नई-नई तकनीक से सुसज्जित होकर एक नए आयाम, एक नए नाम स्मार्ट मोबाइल के साथ 3G थर्ड जनरेशन जिसको कहते हैं एवं 4G जिसको फोर्थ जनरेशन कहते हैं के रूप में उपलब्ध है। अब देखिए, पहले के समय में जब मोबाइल फ़ोन की शुरुआत हुई थी, तब से देखिए कैसे-कैसे इसका डेवलपमेंट हुआ है। अब इसमें कुछ चीज़ें आप बस याद कर लीजिए, ध्यान में रखिए अपने। देखिए, जब मोबाइल फ़ोन की सेवा शुरू हुई थी, तब हम इंटरनेट का इस्तेमाल इस तकनीक पे करते थे, जीपीआरएस, ठीक? इस तकनीक में हम इंटरनेट का इस्तेमाल करते थे मोबाइल में। फिर आगे बढ़े हम, तो आगे बढ़े तो जीपीआरएस के बाद क्या आ गया? 2G, 2G नेटवर्क आ गया, ठीक? अब इसके बाद 2G के बाद अब 3G आ गया, और 3G के बाद इस समय हम 4G का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक? 2G को सेकंड जनरेशन कहते हैं, 3G को थर्ड जनरेशन और 4G को फोर्थ जनरेशन। ऐसे ही आज के समय में हम 4G इस्तेमाल कर रहे हैं। अब कुछ ही समय बाद, हालांकि 5G लॉन्च हो गया है, इसका ट्रायल चल रहा है, तो बस ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ज़्यादा 1 साल या 1 साल के अंदर अंदर हम 5G सेवा का भी लाभ उठाएंगे, ठीक? इसको कहेंगे क्या? फिफ्थ जनरेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो सारा हो गया क्या, संचार के क्षेत्र में जो तकनीकी से जो बदलाव हुए हैं वो सब हैं ये। आगे देखते हैं। संचार के क्षेत्र में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी होता है, एवं वाईमैक्स, ये सब वायरलेस तकनीकें हैं इंटरनेट से जुड़ने के, ठीक, या नेटवर्क बनाने के। तकनीक भी वैज्ञानिकों की एक अद्भुत देन है। 3G एवं 4G प्रौद्योगिकी द्वारा ब्रॉडबैंड, वायरलेस इंटरनेट, डेटा, वीडियो, टीवी इत्यादि अब मोबाइल फ़ोन पर आसानी से उपलब्ध हैं। अब देखिए, 3G टेक्नोलॉजी हम मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं, जब नेटवर्क ऑन करते हैं तो H+ लिख के आता है या 3G लिख के आता था। अब 4G टेक्नोलॉजी आ गई तो अब क्या लिख के आता है? या तो जब डेटा ऑन करते हैं मोबाइल का तो क्या लिख के आता है? या तो 4G लिख के आएगा या LTE लिख के आता है, ठीक? इन्हीं दोनों में से कोई लिख के आता है। 4G भी फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी है और LTE को भी 4G ही कहते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए, शिक्षा, शिक्षा में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, ICT के क्षेत्र में, ICT मीन्स, ICT का मतलब हो गया हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक? अब देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में क्या बदलाव हुए? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में तो बस इतना जान लीजिए, स्मार्ट स्कूल बन गए। स्मार्ट स्कूल का मतलब स्कूलों में बहुत व्यवस्थित पढ़ाई होने लगी, बहुत व्यवस्थित पाठ्यक्रम हो चुका है। अब इन पाठ्यक्रम को पढ़ाने के लिए हम बहुत से डिजिटल डिवाइसों का, डिजिटल मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कंप्यूटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया और इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड हो गए, इन सब का इस्तेमाल करने लगे, ठीक? और अब देखिए, आईसीटी हम पिछली कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं। एक कृत्रिम उपग्रह जिसका नाम एडू सैट है, ये किस प्रकार का उपग्रह है? ये उपग्रह शिक्षा के क्षेत्र से संबंध रखता है। अब ये कृत्रिम उपग्रह हमारे आसमान में घूम रहा है, ठीक, वहाँ से सिग्नलों को बहुत से लोगों के पास भेजता है। ऐसे ही एक उपग्रह नहीं है, शिक्षा शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए बहुत सारे उपग्रह अब तक हमारे देश ने अंतरिक्ष में पहुंचा दिए हैं।
अब उन सभी का इस्तेमाल हम क्या करते हैं, अपने शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए, शिक्षा को और सुगम बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसका। ठीक। अब देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आज के समय में आईसीटी का उपयोग करके स्मार्ट स्कूल और ई किताबों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें सबसे मुख्य बिंदु यही है। ठीक। ई किताब मीन्स इलेक्ट्रॉनिक बुक, इलेक्ट्रॉनिक किताब, यानी एक तरह के डिजिटल किताब उसको कह सकते हो। क्या होता है, हम मोबाइल में एक तरह की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं और वो हमारी किताब होती है, हम मोबाइल में ही खोल के उसको पढ़ लेते हैं। हमको दुकान से, जैसे हम कोई दुकान से किताब खरीदते हैं, उस तरह की किताब हमको अपने साथ लेके नहीं चलना पड़ता, हम मोबाइल में ही खोल के पढ़ लेते हैं। तो ऐसी किताबों को ई किताब कहते हैं। स्मार्ट स्कूल में बताया ही भी आप लोगों को कि उसमें हम प्रोजेक्टर, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों का उपयोग करते हैं, जिससे हम आसानी से किसी चीज़ को समझा सकें। ठीक है। क्योंकि अगर देखा जाए बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के चित्र जो बनाए जाते हैं वो बहुत जटिल होते हैं, बहुत आसान नहीं होते, बहुत जटिल होते हैं, उसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके उनको पढ़ाते हैं तो क्या होता है, हम फ़ोटो डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक। अब फ़ोटो को प्रोजेक्टर की मदद से स्क्रीन पे दिखाते हैं, अब उसको हम जितना जूम करना चाहें, जितना बड़ा करना चाहें, हम कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ, आसानी भी हुई और क्वालिटी, जो जितनी अच्छी पिक्चर होनी चाहिए, जितना अच्छे से दिखना चाहिए, वो और अच्छा हो जाता है देखने में। ठीक। अगला पॉइंट देखते हैं, तीसरा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। अब अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत सारे तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है। अब देखिए, देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, देखिए ये इम्पोर्टेंट बिंदु है, इसको याद कर लीजिएगा। डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार का एवं नवंबर 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का गठन हुआ। ठीक। 1962 में हमारा इनकोस्पार का गठन हुआ और नवंबर 1969 में हमारा इसरो का गठन हुआ। ठीक। ये दो संस्थाएं हैं हमारे देश में जो अंतरिक्ष से संबंध रखती हैं, और अंतरिक्ष में जो भी सैटेलाइट, जो भी उपग्रह भेजे जाते हैं, वो इन्हीं की देन के कारण भेजे जाते हैं। यही संस्थाएं उन पर रिसर्च करती हैं, उन्हें बनाती हैं और उसके बाद उनको भेजा जाता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, हमारे देश द्वारा जो उपग्रह भेजे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं और उनके नाम क्या होते हैं, वो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ये देखना है हमको। देखिए, एक तो जो हमारा देश है उसमें एक है इनसेट, इनसेट प्रकार के उपग्रह होते हैं, और दूसरा होता है आईआरएस प्रकार का उपग्रह। अब देखिए, इनसेट में क्या आता है, देखिए इनसेट का नाम देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, इसको क्या कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह, इसी को कहते हैं इनसेट। और भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, इसको क्या कहते हैं, आईआरएस, मतलब इंडियन रिमोट सैटेलाइट। ठीक। इंडियन रिमोट सैटेलाइट। और भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह को इंडियन नेशनल सैटेलाइट। अब देखिए इसमें कौन कौन से या किस किस प्रकार के उपग्रह आते हैं। इसमें देखिए इनसेट में दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसार, मौसम विज्ञान और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए, मतलब इसमें इनसेट के अंदर जो हमारे टीवी पे चैनल्स आते हैं, इन चैनल के सिग्नलों को यहाँ एंटीने तक भेजने के लिए जिन सैटेलाइट का इस्तेमाल होता है, तो वो एक तरह के क्या हो गए, दूरसंचार।
अब दूरदर्शन प्रसार जो टीवी पे दूरदर्शन चैनल आते हैं या जो जिस प्रकार के टीवी पे चैनल आते हैं, उसका प्रसार के लिए सैटेलाइट जो छोड़े जाते हैं वो इनसेट प्रकार में आते हैं। इनसेट प्रकार का उपग्रह होता है। मौसम विज्ञान मौसम की जानकारी जिससे हमें प्राप्त होती है, ये सैटेलाइट भी इनसेट में आते हैं। प्राकृतिक आपदा की चेतावनी जो सैटेलाइट देते हैं वो भी इनसेट के अंतर्गत आते हैं। अब आईआरएस के अंतर्गत देखते हैं। आईआरएस के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए प्रयोग होता है। प्राकृतिक संसाधन मतलब प्रकृति के दिए हुए जो भी संसाधन हैं उनका उन पे निगरानी रखने का काम आईआरएस करता है। ठीक, तो आईआरएस के अंतर्गत वही सैटेलाइट या वही कृत्रिम उपग्रह आते हैं जो प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सैटेलाइट तो बन गए। अब जब सैटेलाइट बन गया तो सैटेलाइट तो अपने आप जाएगा नहीं वहाँ अंतरिक्ष में। उसको भेजने के लिए हमको कोई चीज़ चाहिए। जैसे हमको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है तो क्या होता है, या तो हम गाड़ी में बैठते हैं या पैदल जाते हैं। तो पैदल जाने में तो हमको बहुत टाइम लगता है। ठीक, लेकिन गाड़ी में बैठते हैं तो फटाक से पहुंच जाते हैं। ठीक, जल्दी से पहुंच जाते हैं ना। तो वैसे ही समझिए कि इन सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए हमको एक यान की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, उसको क्या कहते हैं, प्रक्षेपण यान। अब देखिए, इसमें हमारे प्यारे भारत ने, हमारा जो देश है भारत, उसने 2 प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपण यान बना लिए हैं। ठीक, हमारे देश के पास 2 तरह के प्रक्षेपण यान हैं। अब इसमें से देखिए, एक है ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, जिसको कहते हैं क्या, पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट, क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। क्या कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, जीएसएलवी। ठीक, मतलब 2 तरह हो गए ना, एक पीएसएलवी एक जीएसएलवी। दूसरा क्या है, जीएसएलवी का पूरा नाम हो गया क्या, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में देखिए इसका नाम क्या है, भूवैश्विक उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब देखिए, इन 2 तरह के तो या हो गए प्रक्षेपण यान। अब इन दोनों तरह के प्रक्षेपण यानों का इस्तेमाल क्या क्या है ये देखते हैं। देखिए, जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी, ये जो पीएसएलवी है, पीएसएलवी का इस्तेमाल किस तरह के उपग्रह को भेजने के लिए होता है, इसका इस्तेमाल करते हैं हम, भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक, इसमें जो सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं उनको इसमें लगा के अंतरिक्ष में भेजा जाता है। और देखिए, जीएसएलवी, जो जीएसएलवी होता है उसको, उसमें किस तरह के उपग्रह भेजे जाते हैं, इनसेट परिवार के जो भी उपग्रह होते हैं उनको जीएसएलवी में भेजा जाता है। ठीक, यानी जो दूर संचार, मौसम विभाग और ये सब वाले उपग्रह होते हैं वो जीएसएलवी से जाते हैं। ठीक, तो आप बस इतना याद रखिए, इनसेट मतलब इसके द्वारा भेजा जाता है क्या, इनसेट। ठीक, और पीएसएलवी के द्वारा भेजा जाता है आईआरएस। ठीक, ये बस इतना याद कर लीजिए, याद आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, रक्षा एवं प्रतिरक्षा के क्षेत्र में, देखिए रक्षा और प्रतिरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत सारी मिसाइलें, बहुत सारे टैंक, बहुत सारे यान, बहुत कुछ बना लिया है। ठीक, इसमें मुख्य जो इसमें अहम भूमिका निभाता है वो एक संस्था है हमारे देश की, जिसका नाम है डीआरडीओ। ठीक, ये संस्था हमारे देश के लिए बहुत तरह के लड़ने वाले उपकरण बनाती है। चाहे वो टैंक हो गए, चाहे मिसाइल हो गई, चाहे सेंसर हो गए हमारे देश के लिए, हम
ठीक। तो ये कई चीज़ें बनाती है। अब देखिए ये डीआरडीओ संस्था ने कई सारी मिसाइलें भी बनाई हैं, जैसे जैसे देखिए पृथ्वी मिसाइल हो गई। ठीक। अब पृथ्वी मिसाइल जो है ये हमारी संस्था जो है डीआरडीओ उसके द्वारा बनाया गया है। अर्जुन टैंक भी हमारे डीआरडीओ के द्वारा ही बनाया गया है। ठीक। ऐसे ही बहुत सारे बैलिस्टिक मिसाइल हो गए, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, ये सब जो बनते हैं ये डीआरडीओ के द्वारा ही बनाए जाते हैं। ठीक। डीआरडीओ को पूरा नाम क्या है ये देख लीजिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, इसको भी देखते चलते हैं। देखिए पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने 1998 में पोखरण में द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक भूमिका निभाई। इन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। ठीक। अब हम लोग को पता ही है हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी थे, उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान के बारे में बहुत से रिसर्च किए और बहुत सी तकनीकी खोज की उसमें लगाई भी। ठीक। अब देखिए हमारे यहाँ रक्षा के क्षेत्र में आईएनएस कोची, आईएनएस अरिहंत आदि युद्धपोत भी हैं। अब देखिए ये युद्धपोत कैसे होते हैं? आईएनएस विक्रांत भी है, एक और याद कर लीजिएगा, आईएनएस विक्रांत। ठीक। ये युद्धपोत वो होते हैं जिनके ऊपर ये जहाज पानी में चलते हैं, ये बहुत बड़े बड़े जहाज होते हैं और जो समंदर में चलते हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे हवाई जहाज या लड़ाकू विमान भी रखे होते हैं कि जब हमें ज़रूरत पड़ती है तो इन लड़ाकू विमान को हम उसी जहाज जहाज से उड़ा के कहीं भी ले जा सकते हैं। ठीक। तो ये इस तरह के युद्धपोत होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में, देखिए यहाँ लिखा है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में तो बहुत तरक्की हो चुकी है। पहले क्या होता था, जो वैद्य होते थे वो हाथ को पकड़ते थे, हाथ की नाड़ी कुछ देर चेक करते थे, फिर कोशिश करते थे, फिर सोचते थे, विचार करते थे, फिर बताते थे कि हाँ शायद ये रोग हो सकता था। एकदम पक्का तब भी नहीं बता पाते थे। ठीक। वो इलाज करते थे आयुर्वेदिक दवाओं से। ठीक। आज के समय में क्या है, आज के समय में रोगों का पता करना बहुत आसान हो गया है। अगर अंदरूनी रोग है, रोगों का पता करने के लिए बहुत सारी मशीनें बन चुकी हैं। अब जैसे एक मशीन यहाँ देख लीजिए, ये लिखा है सीटी स्कैन, इसी को कहते हैं सीटी स्कैन। ठीक। ये हो गया एमआरआई। ठीक। सीटी स्कैन हमारे जो दिमाग का फोटो खींचता है एक तरह से, वो सीटी स्कैन हो गया। एमआरआई हमारी पूरी बॉडी का हो जाता है, जिससे हमारे पूरी बॉडी के नसों और उसके बॉडी के अंदर की हर एक चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है, कहाँ खराबी है कहाँ नहीं है, क्या हम एमआरआई में सब कुछ देख सकते हैं। ठीक। तो ये मशीनें हमको कहीं भी हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ी होती है तो बता देती हैं। ऐसे ही ब्लड हम लोग चेक कराते हैं, बुखार होता है तो खून निकलवाते हैं और पैथोलॉजी में दे देते हैं, वो हमारा चेक करके बता देता है किस प्रकार का बुखार है। बुखार तो ठीक है, किस प्रकार का बुखार है ये भी बता देता है। ठीक। तो ये सब क्या है, एक टेक्नोलॉजी का बदलाव है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए एक पॉइंट और मुख्य बिंदु है, इसको भी देख लेते हैं। चिकित्सा के नवीनतम उपलब्धियों में अंग प्रत्यारोपण तकनीक, हीमोडायलिसिस, प्रोस्थेसिस आदि हैं। भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। हमारे प्यारे भारत ने जीका विषाणु के लिए जीका बैक नामक टीके की खोज की है। अब देखिए यहाँ एक चीज़ है,
अंग प्रत्यारोपण तकनीक। ये क्या है? अंग प्रत्यारोपण तकनीक। इसमें इन दो तरह, इस तकनीक में दो तरह की तकनीक है। एक है हीमोडायलिसिस, दूसरा है प्रोस्थेसिस। ठीक, ये दो याद कर लेना आप लोग। आगे देखते हैं कृषि के क्षेत्र में। ये कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे विकास हो चुके हैं। देखिए, बहुत सारे अच्छे प्रकार के उर्वरक आने लगे हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं। ट्रैक्टर हो गए, ट्राली हो गए, कंबाइन हो गया, थ्रेशर हो गया। ये सब क्या है? एक तरह की तकनीकी विकास है, जिससे क्या होता है, हमारी हम जो कृषि करते हैं वो हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है, और समय भी बचता है, पैदावार भी अच्छी होती है, मेहनत भी कम लगता है। ठीक, ये तो है। देखिए, इसमें कृषि एवं खाद्यान्न के क्षेत्र में हरित क्रांति क्या होता है? पैदावार को कि मतलब कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करके या कुछ भी प्रयोग करके पैदावार को हम जब बहुत अधिक बढ़ा देते हैं, जब पैदावार बहुत अधिक होने लगती है, तो उसी को हरित क्रांति कहते हैं। भूरी क्रांति। भूरी क्रांति क्या है? उर्वरक क्रांति। जो उर्वरक के क्षेत्र से संबंध रखती है उसको भूरी क्रांति कहते हैं हम। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, देखिए, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग तो होता है, लेकिन रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से तो एक परेशानी भी हो जाती है। क्या परेशानी? ये होती है कि धीरे धीरे जो हमारी मृदा है, जो मिट्टी है, जो खेत है, उसकी जो उर्वरा क्षमता होती है, प्राकृतिक उर्वरा क्षमता, वो एक तरह से समझिए खत्म ही होने लगती है। ये एक तरह का नुकसान है रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग होने से। ठीक, देखिए, जहाँ जल की उपलब्धता का अभाव है वहाँ छिड़काव तंत्र तथा ड्रिप तंत्र विधि का प्रयोग होता है। ठीक, जहाँ जल की उपलब्धता कम होती है वहाँ कैसे सिंचाई करते हैं? छिड़काव विधि या ड्रिप विधि से। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। सातवां पॉइंट, परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन के क्षेत्र में भी आप लोग को अच्छे से पता होगा, पहले बैलगाड़ी चलती थी, घोड़ा गाड़ी चलती थी। आज के समय में क्या है? पेट्रोल डीजल की गाड़ियाँ चलने लगी हैं। रेलवे हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, मेट्रो हो गया। मेट्रो किससे चलता है? बिजली से चलता है। बुलेट ट्रेन अब ऐसी व्यवस्था आने वाली है कि जो ट्रेनें ज़मीन पे ही लगभग हवाई जहाज़ की स्पीड से चलेंगी। लगभग हवाई जहाज़ की स्पीड से चलेंगी। 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। ठीक, मतलब इस रफ्तार से अगर ये चलें, तो अगर हम आज लखनऊ में बैठते हैं, 5 बजे लखनऊ में बैठेंगे, तो बहुत ज़्यादा 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम दिल्ली पहुंच जाएंगे इस रफ्तार से। तो ये क्या है? तकनीकी का विकास हो गया यातायात के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में। ये ई रिक्शा भी आ गया है अब। ई रिक्शा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ई रिक्शा का प्रयोग होने लगा है। हम्म, ये क्या? ये भी एक तरह का तकनीकी विकास है। ये मेट्रो है, ये देखिए बुलेट ट्रेन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। विनिर्माण। विनिर्माण क्या होता है? देखिए, विनिर्माण क्या होता है ये जान लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण को ही वस्तु निर्माण कहते हैं। ठीक, क्या होता है? कच्चा माल होता है। कच्चा माल मतलब जिसका उपयोग हम कोई एक सामान बनाने के लिए करते हैं। ठीक, तो कच्चा माल लाते हैं, उससे एक काम लायक चीज़ बनाते हैं, या मूल्यवान उत्पाद कह लीजिए, या कोई काम लायक चीज़ जिसका इस्तेमाल और लोग करें, वो बनाते हैं। तो इसी उत्पाद को, अब इसकी जब बनाएंगे तो इसकी मात्रा भी अधिक होगी, तो इसी चीज़ को विनिर्माण कहते हैं। ठीक, कच्चे माल से कोई मूल्यवान वस्तु का उत्पाद करना ही विनिर्माण कहलाता है या वस्तु निर्माण कहलाता है। अब इसके क्षेत्र में वस्तु को निर्मित करने के क्षेत्र में भी बहुत सारी विकास हुए। देखिए, पहले जो सामान बनते थे, कपड़े बनते थे, तो इन एक आदमी बैठता था, वो मशीन चलाता रहता था और धागे बुनता रहता था, तब जाके कपड़े बनते थे। आज क्या है?
बड़ी बड़ी मशीनें आ गई हैं, अपना बस धागा लगा दो, वो कपड़ा बना के तैयार कर देती हैं। मिट्टी के बर्तन हो गए, मिट्टी के बर्तन भी आजकल मशीनों से बन जाते हैं। स्टील के बर्तन मशीनों से बन जाते हैं। प्लास्टिक के बर्तन भी मशीनों से बन जाते हैं। ठीक। तो ये सब क्या है, ये सब तकनीकी विकास हैं विनिर्माण के क्षेत्र में भी। पहले मिट्टी के बर्तन इंसान बनाते थे, आज भी इंसान बनाते हैं, बट लेकिन जहाँ बहुत अधिक मात्रा में बनाना होता है वहाँ लोग मशीनें लगा लेते हैं, उन मशीनों से वो निर्माण करते हैं। ठीक। अब इस क्षेत्र में जो पुरानी बीमारी इकाइयाँ हैं उनको बंद भी किया जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उद्योग के क्षेत्र में, अब उद्योग के क्षेत्र में क्या होता था, पहले हमारे देश में जो उद्योग थे बहुत कम थे, लेकिन आज के पहले की तुलना में आज का अगर देखा जाए तो हमारे देश में बहुत उद्योग आ चुके हैं। हर तरह के उद्योग हमारे देश में उपलब्ध हैं। लगभग एक आध कुछ छूट गया होगा तो अलग बात है, लेकिन लगभग हर तरह का उद्योग हमारे देश में उपलब्ध है। जैसे क्या हो गया, पेपर मिल हो गया। पेपर मिल मतलब क्या होता है, यहाँ पे कागज़ बनते हैं, पन्ने बनते हैं। ठीक। रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी। रिफाइनरी क्या होता है, रिफाइनरी वो जगह है जहाँ पे कच्चा तेल जाता है और वहाँ से उसको बहुत सारा प्रोसेस करके, बहुत सारे तकनीक का इस्तेमाल करके उसमें जो अलग अलग चीज़ें होती हैं जो एक साथ मिली होती हैं उनको अलग अलग किया जाता है। जैसे कच्चे तेल से क्या क्या निकलता है, क्या क्या अलग होता है, पेट्रोल अलग हो जाता है, डीजल अलग हो जाता है। ठीक। मोम अलग होता है, तो बहुत सी चीज़ें अलग होती हैं उससे। तो ये ये प्रोसेस जहाँ होता है उसको क्या कहते हैं, रिफाइनरी। उस चीज़ को रिफाइनरी कहते हैं। तो मथुरा में एक रिफाइनरी लगा है। अब देखिए यहाँ देखिए वर्तमान समय के प्रमुख उद्योग हैं। वर्तमान समय के क्या क्या उद्योग प्रमुख हैं, खनन उद्योग। खनन उद्योग में आपका आ जाता है कोयला खनन, या कोई अमूल्य धातु का खनन होता है। ठीक। जैसे एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, सोना हो गया। ठीक। ये सब खनन उद्योग में आ जाते हैं। लोहा एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, कोयला उद्योग, पेट्रोलियम उद्योग, कपड़ा उद्योग, रत्न एवं आभूषण उद्योग, चीनी उद्योग आदि। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंपनियों के नाम दिए हैं, बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। ये क्या है, ये 3 कंपनियां प्रमुख हैं भारत सरकार की। ये बनाती क्या हैं, ये कंपनियां बनाती हैं एल्युमिनियम उद्योग के कारखाने, यानी ये कंपनियां एल्युमिनियम निकालती हैं। एल्युमिनियम जो धातु होती है उसको निकालती हैं। आगे देखते हैं ओएनजीसी और ओआईएल। ओएनजीसी और ओआईएल पेट्रोलियम उद्योग के कारखाने हैं। ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, और ओआईएल मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये क्या करते हैं, तेल और नेचुरल गैस जो पेट्रोलियम उद्योग होता है उससे संबंध रखते हैं, उनका उत्पाद करते हैं ये लोग। ठीक। चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं अब ऊर्जा के क्षेत्र में। ऊर्जा के क्षेत्र में देखिए ऊर्जा क्या है, पहली बात तो ऊर्जा ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है, ये आप जान लीजिए। ना बनाई जा सकती है ना मिटाई जा सकती है। ऊर्जा को बस एक तरीके से दूसरे तरीके में बदला जा सकता है। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे घर में बिजली आती है, बिजली से हम कई चीज़ चलाते हैं, कई उपकरण अपने घर में चलाते हैं। टीवी चलाते हैं, फ्रिज चलाते हैं, मोबाइल चार्ज करते हैं, पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं। ठीक। घर में तो एक ऊर्जा आ रही है, एक तरह की बिजली, उसी से हम कई तरह की ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं। बल्ब जलाते हैं तो प्रकाश ऊर्जा मिलती है, पंखा चलाते तो हवा वाली ऊर्जा मिल जाती है जिससे हमें हवा लगता है। ठीक। तो ये हो गया विद्युत। अब विद्युत कई तरीके से पैदा होते हैं। एक तो होता है पानी से, जो क्या कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े डैम बना दिए जाते हैं, बांध बना दिए जाते हैं, फिर उन बांधों से बिजली पैदा होती है। अब ये यहाँ पे देखिए बिजली पैदा करने का एक और तरीका है, ये है सोलर पैनल।
सोलर पैनल लगा के हम बिजली पैदा कर लेते हैं, किससे? सौर ऊर्जा का उपयोग करके। सौर ऊर्जा का उपयोग करके हम सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं और इस बिजली को बैटरी में स्टोर भी कर लेते हैं। पवन ऊर्जा से भी बिजली बनती है, या पवन ऊर्जा से बहुत काम होते हैं। पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये सब क्या है? ये भी ऊर्जा के साधन है। देखिए पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम मतलब पेट्रोल डीजल, इनका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? गाड़ियाँ चलाने में खास तौर पे। इनका मुख्य इस्तेमाल पेट्रोल का गाड़ी चलाने में, डीजल का भी गाड़ी चलाने में होता है। ठीक, ये क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा के स्रोत हैं सब। अब इसमें मुख्य क्या देखने लायक है, ये देखते हैं। ऊर्जा के स्रोत को दो भागों में बांटा गया है। एक है नवीकरणीय स्रोत और एक है अनवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय जिनको दोबारा बनाया जा सके या जो दोबारा प्राप्त हो सके, बनाया ना भी जा सके लेकिन दोबारा प्राप्त हो सके। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो दोबारा प्राप्त ना हो सके। अब देखिए, नवीकरणीय स्रोत में हमारा सूरज आ गया, पवन आ गया, जैव आ गया, जल आ गया, वन और पृथ्वी, ये नवीकरणीय स्रोत है। पेट्रोल, कोयला, केरोसिन, रसोई गैस, ये क्या है? रसोई गैस, ये हो गया हमारे अनवीकरणीय स्रोत। ठीक, ये हो गए दो तरह के ऊर्जा के स्रोत, दो भागों में बांटा गया है इनको। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया अगला पॉइंट, व्यापार वाणिज्य। देखिए व्यापार क्या है? व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय, एवं वाणिज्य का अर्थ है धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय करना। देखिए ई कॉमर्स, अब इस क्षेत्र में आज के समय में सबसे बड़ी चीज़ें और सबसे गौर करने वाली चीज़ें हैं ऑनलाइन वेबसाइट, जहाँ पे हम खरीदारी करते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन, स्नैपडील, शॉपक्लूज़, ऐसी बहुत सी वेबसाइट हैं जहाँ पे जाके हम खरीदारी करते हैं। वो क्या कर रहे हैं? जिसने वेबसाइट बनाई है वो क्या कर रहा है? वो व्यापार कर रहा है। हम क्या कर रहे हैं? वहाँ से खरीदारी कर रहे हैं, हम ग्राहक हैं। अब देखिए पहले के समय में हमको कैश पैसा, नगद पैसा लेके चलना पड़ता था। आज के समय में ऐसी मशीनें आ गई हैं इस तरह की, जिसमें और इस तरह के एटीएम कार्ड हो गए, ऐसे मशीन में लगाते हैं और पैसा हमारा कट जाता है और हमारी खरीदारी पूरी हो जाती है। ठीक, ये सब तरीके हो गए हैं आजकल, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके यही सब चीज़ें हमें मिली हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ई गवर्नेंस क्या है? ई गवर्नेंस के क्षेत्र में, ई गवर्नेंस, अब ई गवर्नेंस क्या है पहले ये जान लीजिए। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई गवर्नेंस या ई शासन कहलाता है। तो देखिए सरकार के द्वारा जो भी सुविधा, जो भी जानकारी, जो कुछ भी लाया जाता है उसको इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाना ही ई गवर्नेंस कहलाता है। जैसे जैसे सरकार के द्वारा लाया गया आवास योजना, अब इसकी सारी जानकारी आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी। इंटरनेट पे के माध्यम से आप अपना आवेदन भी कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस तरह की व्यवस्थाओं को ही ई गवर्नेंस के अंदर लाया जाता है और उसी को ई गवर्नेंस कहते हैं, जिससे हमें सरकार के बारे में सारी जानकारी मिल सके। अब आगे देखते हैं कुछ मुख्य बिंदु इसमें। देखिए 18 मई 2006 में शुरू राष्ट्रीय ई शासन NEGP के तहत संपूर्ण भारत में साझा सेवा केंद्र CAC स्थापित किए गए हैं। ये एक बिंदु है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। ई गवर्नेंस को ही डिजिटल इंडिया चरितार्थ कर रहा है। डिजिटल शासन का अर्थ है सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की शुरुआत हुई है। ठीक, जो भी, अब सीधा सिंपल सा है कि जो भी जानकारी सरकार के द्वारा उपलब्ध होती है वो इंटरनेट के माध्यम से आम जनता तक पहुंच सके, वही ई गवर्नेंस कहलाता है।
अब देखिए हमने सीखा, क्या क्या हमने इस पाठ में सीखा है। देखिए पहला, 3G 4G मोबाइल की नवीनतम तकनीक है। ये 3G 4G मोबाइल, इस समय 3G 4G मोबाइल की जो है नवीनतम तकनीक है। अब इसके बाद जो आने वाली तकनीक है वो क्या है, 5G। ठीक, अगला बिंदु देखते हैं। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ है। अगला, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना है। अगला, एडुसैट भारत का पहला उपग्रह है जो शिक्षा के लिए समर्पित है। अगला, टेली चिकित्सा नवीनतम चिकित्सा प्रणाली है। देखिए टेली चिकित्सा क्या है, टेली चिकित्सा में मरीज रहता है और वो जो होता है डॉक्टर कहीं दूर होता है, तो वो फ़ोन के माध्यम से, फ़ोन जो संचार व्यवस्था है इसके माध्यम से डॉक्टर से बातें होती हैं और डॉक्टर उस हिसाब से अपना सजेशन देता है। तो इस तकनीक के हिसाब से ऑपरेशन भी हो जाते हैं। इसी व्यवस्था को टेली चिकित्सा कहते हैं। अगला, छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र सिंचाई के साधन है। देखिए ये दोनों साधन कहाँ इस्तेमाल होते हैं, कब, जहाँ पानी की उपलब्धता कम होती है। ठीक, डिजिटल इंडिया ई गवर्नेंस की उपलब्धि है। अगला, विनिर्माण रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सफल माध्यम है। अगला, ई कॉमर्स ई गवर्नेंस आदि डिजिटल भारत की देन है। चलिए ये हो गया। अब आगे अभ्यास प्रश्न है, देख लीजिए आप लोग। अभ्यास प्रश्न ये आप लोग पहले खुद से हल करिएगा, अगर नहीं होगा तो अगली वीडियो में मैं इसे आप लोगों को हल करके देने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप लोग फिर भी खुद से हल करने की कोशिश ज़रूर करना। इसलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से हल करिएगा। सारे प्रश्न देख लीजिए। ये देखिए दूसरा, रिक्त स्थान की पूर्ति करने के लिए है। तीसरा प्रश्न है, ये इसमें मिलान करना है, स्तंभ का है स्तंभ खा है, दोनों का आमने सामने, जिसका जिससे संबंध हो उसको उससे मिला देंगे। अगला देखिए चौथा प्रश्न है। अब इन सब प्रश्नों के बारे में उत्तर लिखने हैं, छोटे छोटे उत्तर लिखना, बहुत बड़े नहीं हैं। ठीक, तो सबको ध्यान से पढ़ के, ध्यान से देख के तब लिखिएगा। देखिए पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 9 प्रश्न है इस अध्याय में, सभी को हल करना है। चलिए ये पाठ खत्म हो गया, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला पाठ अगली वीडियो में। धन्यवाद।